ये आपका क्विज है, आपकी टेस्ट है। आपने फंक्शंस को तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद होगा फंक्शन की डेफिनेशन के लिए उसकी बेस बनती है दो सेट। ए और बी दो सेट है। ए क्रॉस बी क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स है। उसके बाद आर क्या है? एक रिलेशन है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो रिलेशन, उसके जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है उसको डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड सेकंड एलिमेंट का सेट है उसको रेंज कहते हैं। जबकि वो जो सेट बी है वो खुद कोडोमेन कहलाता है। तो ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, और जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके अंदर से फिर आप देखते हैं कि आपकी रेंज क्या है। अब कोई भी बाइनरी रिलेशन फंक्शन बनाता है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक, उसकी जो डोमेन है वो जी सर, पूरे दो सेट ए कंडीशन। के इक्वल हो, और एक, डोमेन के किसी पॉइंट पे दो आंसर ना आए। डोमेन का कोई भी पॉइंट रेंज के दो पॉइंट से रिलेट ना हो रहा हो, डबल वैल्यूड ना आ जाए या मल्टीपल मीन्स वैल्यूड ना हो। रिपीटेड नाउ। रिपीटेड ना, उस वो रिपीटेड तभी होता है ना जब ए का आंसर वन भी है, ए का आंसर टू भी है। तो एक आ जाएगा पेयर ए वन, एक पेयर आ जाएगा ए टू। तो ए में रिपीटिशन जी हो। सर। ठीक है। तो ये जी जी। कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ऐसे बाइनरी रिलेशन को हम बोलते हैं कि ये एक फंक्शन है। अब यहां मेरा आपसे क्वेश्चन था कि कोडोमेन में और रेंज में क्या फर्क है। तो एक एग्जांपल जरा जेन में, मैं बगैर लिखे आपको समझा रहा हूं ताकि हम जल्दी जल्दी आज पढ़ें। अच्छा, एक एग्जांपल जेन में सर मैं लेके एक एग्जांपल बताऊं। आप बताएं, चलें, शाबाश। सर अगर हम रियल सेट्स ले लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लें जी। और उनको हम मैप करवाएं सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही। जी। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आर टू आर। लेकिन जो एलिमेंट ए हम ले रहे हैं रियल नंबर्स का, अगर वो दूसरे रियल नंबर्स के अंदर जो होल नंबर्स पड़े हुए हैं उनके ऊपर मैप करेगा तो जो होल नंबर्स होंगे वो रेंज कहलाएंगे। और जो पूरा अगेन सेट बी अगेन रियल नंबर लिया हुआ है वो हमारे पास कोडोमेन कहलाएगा। तो इसमें फंक्शन क्या बताया आपने? कोई एक एग्जांपल? फंक्शन बताया आर टू आर। जी नहीं जी, आर नहीं, टू एफ इज आर। फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। तो इधर वाला जी आर जी। तो डोमेन है, और फंक्शन क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका मतलब है कि आर पूरी की पूरी डोमेन है, ऐसे ही। डोमेन आ गया, जी जी ठीक है। बिल्कुल, हाँ और जी। दूसरी तरफ वाला आर जो है वो कोड डोमेन कहलाएगा। तो वो अब कोडोमेन आपने कहलाएगा। फार्मूला दिया एफ ऑफ एक्स का। जी मैंने फॉर्मूला रखा है कि फॉर्मूला नहीं रखा, सिंपली ऐसे ही कहा है कि अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के जस्ट होल नंबर्स पर मैप करते चलो हैं। थोड़ा मैं इसको आसान कर देता हूँ। हम एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। जानते हैं ना ब्रैकेट जी फंक्शन? जी सर। ब्रैकेट फंक्शन क्या जी होता सर है? बिल्कुल, ब्रैकेट जिनकी फंक्शन जो हमें हमेशा रेंज इंटीजर होती देगा। है इंटीजर्स होती है। इंटीजर देगा, यानी कि डोमेन तमाम रियल नंबर्स है, लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स है। अब इसमें ये फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड है। तो जो आर है वो इसका को डोमेन है, डोमेन भी आर है, को डोमेन भी आर है, लेकिन रेंज क्या है? वो इंटीजर्स है। यहां से ही पता चलता है कि जी एक जी। फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अगर को डोमेन और हाँ रेंज जी। इक्वल हो तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। जी अगर जी। को डोमेन और रेंज हाँ इक्वल जी। ना हो, इसका मतलब ये है कि को डोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आउटपुट आते ही नहीं है। क्योंकि रेंज क्या होता है? रेंज बेसिकली सेट ऑफ आउटपुट्स है। तो को डोमेन में इसका मतलब है कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रेंज में नहीं है, जो कि आंसर नहीं आ रहा है। ये वजह है कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। एक और एग्जांपल ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र ले लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स सर स्क्र। बिल्कुल। तो अब हाँ जी इसकी हाँ जो जी। रेंज है, जो एक्स स्क्र है, वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसका मतलब है कि जी जी बिल्कुल। नेगेटिव रियल नंबर अगर आप कोई लेते हैं तो उसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। नेगेटिव रियल नंबर का कोई प्री इमेज नहीं होगा। इसका मतलब है कि हाँ जी। जो इसका इसका इस फंक्शन की कोड मेन आर है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनका कोई प्री इमेज नहीं पड़ा, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो जब रेंज और कोड डोमेन इक्वल हो जाते हैं तो वो ऑन टू हो जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये नीचे जो गैमा एफ है, ये ये सबसेट, ये ग्राफ है बेसिकली, ग्राफ ऑफ एफ। ग्राफ ऑफ एफ क्या होता है कि आप वो सारे ऑर्डर पेयर्स ले लेते हैं और उसको आप ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन भी है, रेंज भी यहाँ से बताते हैं। एफ ऑफ ए रेंज है और ग्राफ तो भी है। सर हमें इन्हीं नोटेशंस पर फोकस करने की जरूरत नहीं तो नहीं, नहीं है ना, कोई क्योंकि जरूरत, डिफरेंट बिल्कुल बुक्स नो डिफरेंट। नो नो, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ कॉन्सेप्ट जी अपने जी। आपके, बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए, जी आपकी जी रिवीजन बिल्कुल के सर। लिए ये लाया हूँ। अब जी ये देखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स फंक्शंस हैं। डिफरेंट नोटेशन यूज करती हैं। यस, ये फंक्शंस हैं which if any of the following functions are equal to one another। क्या इनमें कोई फंक्शन इक्वल है? जीरो वन से आर पे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या इन फंक्शन में कोई इक्वल है फंक्शन आपस में? पहला सर फंक्शन एफ बताएं और जीरो पे क्या। पहला फंक्शन एफ जो है जीरो, इसकी डोमेन में सिर्फ जीरो और वन है। एफ जब जीरो पे जी जी अप्लाई होगा तो बिल्कुल। क्या आंसर देगा? आगे जब फंक्शन दिया जीरो हुआ पर पहला फंक्शन। सर जीरो ही होगा। और वन पे? वन पे वन। वन।
जी फंक्शन देखें, जी फंक्शन 0 पे क्या आंसर देगा? जीरो। जीरो जीरो 1 पे। 1 पे 1 एच फंक्शन 0 पे क्या आंसर देगा? जीरो 1 पे। 1 तो ये तीनों सेम हुए फिर, सेम हो गए। क्योंकि डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम, आउटपुट भी सेम आ रही है इस हिसाब जी से। जी जी सर। अच्छा जी, इमेजेस एंड प्री इमेजेस पता है ना आपको? इमेजेस क्या होते हैं और प्री जी इमेजेस जी क्या होते हैं? जी 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 इमेजेस सर। किसका सबसेट होता है? सेट ऑफ इमेजेस किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। और प्री इमेजेस क्या होते हैं? जो उन पे मैप कर रहे हैं वो डोमेन का। डोमेन होती है हमारे पास। ये बात होगी। एग्जाम्पल 7 में एफ फ्रॉम आर टू आर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र फंक्शन है, एफ ऑफ -1 2 ये फाइंड करना है। तो ये क्या कहलाएगा? एफ -1 2 इंटरवल का इमेज कहलाएगा ना। यस जी सर। सर। फंक्शन देखें एक्स स्क्र है, फंक्शन एक्स स्क्र है, तो -1 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लेंगे तो 0 से 4 तक रेंज बन जाएगी ना आपकी, 0 4। यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई है प्रॉब्लम इसमें? यानी कि आपको बाजू का नो पूरा एक सेट भी सर दिया जा सकता है जीरो कुछ से पेज पे। 4 कैसे रेंज बनेगी? क्योंकि सर 0 से 4 कैसे रेंज बनेगी इस इसकी? ये जो एफ जब -1 2 पे अप्लाई होगा तो 0 से लेके 2 तक के नंबर्स का स्क्वायर लेंगे तो उनका आंसर 0 से लेके 4 तक जाएगा। और जो ओ यस एग्जैक्टली -1 और 2 में। जी जी -1 से लेकर 0 तक जो है उनका स्क्वायर लेने से भी वही नंबर जी जी। रिपीट होगी। हाँ जी बिल्कुल आ गई समझ। चलो ये बात होगी। ये ऐसे देखे, इसमें प्री इमेज पूछा जा रहा है। अब ये मुझे जल्दी से बताना है, खुद पढ़ें और मुझे बताएं जरा, पता चलता है आपका आज। पी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर, सोचें जरा, आर क्यूब क्या होता है? आर क्यूब क्या आर होता क्यूब वो है? जिसमें हमारे पास स्पेस। टुपल्स आते हैं। स्पेस। टुपल्स आर आते क्यूब हैं। स्पेस है ना। जी आर सर क्यूब आपके और आर स्क्वायर क्या जी है? जी एक्स वाई। यानी कि पी ऑफ एक्स वाई ठीक है। जी सारे के सारे एक्स वाई पे मैप करते हैं। जी जी जो भी हो उनका आंसर एक्स वाई आएगा। तो अब देखें डी क्या दिया हुआ है, डी सेट ज्योमेट्रिकली बताएं क्या है? यूनिट सर्कल बेसिकली हमें बता रहा है। यूनिट सर्कल की बाउंड्री भी और इंटीरियर सर्कल। भी। जी जी तो बिल्कुल। डिस्क हाँ डिस्क जी की बाउंड्री भी है। ठीक जी सर है, बिल्कुल। इंटीरियर ऑफ सर यूनिट सर्कल एंड इट्स बाउंड्री। ये किसका सबसेट जी है? जी ये आर स्क्वायर का सबसेट है। हाँ अब जी। आपने बताना है कि इसका प्री इमेज क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स इस पे मैप कर रहे हैं, इसका प्री इमेज बनाए। यानी आर क्यूब के कौन कौन से एलिमेंट्स इस डी पे मैप कर रहे हैं, इस यूनिट सर्कल पे या इसके इंटीरियर पे मैप करेंगे। एक मैं हिंट देता हूं, देखें पी एक्स वाई और 0 का आंसर क्या आएगा? एक्स वाई आएगा ना। और पी एक्स वाई 1 का आंसर क्या आएगा? वो भी एक्स वाई आएगा। पी एक्स वाई -1 का आंसर क्या आएगा? वो भी एक्स वाई आएगा। इसका मतलब है कि पूरे जेड एक्सिस को ले लें आप, पूरे जेड एक्सिस को। ठीक है, पूरे जेड एक्सिस के अलोंग जितने भी ये यूनिट सर्कल बनते हैं सबको ले लें, सब मैप करेंगे इस यूनिट सर्कल पे जो एक्स वाई प्लेन में है। तो जरा जेन में सोचें, एक यूनिट सर्कल है जो आप पूरे वाई एक्सिस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो वो क्या, कौन सी शेप बनेगी? विजुलाइज करना शायद मुश्किल हो रहा है आपको, है बगैर पॉइंटर के। सर आप साथ यस यस। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं चाहता था कि आज क्विक चले और आप मुझे बताते जाए। प्री इमेज आइडिया बन गया कि नहीं बना अभी तक? बताएं शाबाश। चलें ये देखिए, मैं पॉइंटर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, पी जो है वो आपकी मैपिंग है आर क्यूब से आर स्क्वायर पे। किस तरह से है? पी एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है जी, यानी पी इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जी। इसको ध्यान में रखें विद द सेम प्रॉपर्टी, एक्स स्क्र वाई स्क्र इज लेस इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्या हो जाएगा? जी भी आ जाएगा, और जी की वैल्यू क्या होगी वो जाहिर है। तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताएंगे कि आप इनके इमेजेस क्या है। ये मैं यहाँ पे यूनिट सर्कल्स बना रहा हूँ बेसिकली, और इनको मिलाने से आपको नजर आ रहा होगा कि सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, ये एक सिलेंडर की शेप बन रही है। फर्ज करें कि ये जो शेप है ये वाली, इसमें एक्स वाई वही है,
कि एक्स स्क्र वाई स्क्र इज लेस इक्वल टू 1 और जेड क्या है 2 है। अब ये किस पे मैप करेगा? इसने इस यूनिट सर्कल पे जाके मैप करना है एक्स वाई प्लेन पे। तो आप देखें इन सब का इमेज सेम ही होगा ना। एक्स वाई 1 होगा तब भी आंसर एक्स वाई है, एक्स वाई 0 होगा तब भी एक्स वाई है, एक्स वाई जेड 2 होगा तब भी, एक्स वाई जेड -1 होगा तब भी। तो इन तमाम सर्कल्स का जो इमेज है वो यही होगा एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि इसका अगर प्री इमेज लिया जाए तो ये सिलेंडर शेप बनेगी। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनका इमेज ये है। तो ये पूछा गया था। और लिखने में अलजेब्राइकली तो बड़ा आसान है, क्योंकि आपको यहां से P इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है कि दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जी। तो P इनवर्स D क्या होगा? P इनवर्स D इज इक्वल टू एक्स वाई जी, वेयर एक्स वाई तो वही है, एक्स स्क्र वाई स्क्र लेस इक्वल टू 1, और जी क्या है? दैट इज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह करके आप बता सकते हैं कि इसका प्री इमेज क्या है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा है क्वेश्चन, एक इमेज का आ गया, एक प्री इमेज का आ गया। ठीक है जी, ये यहाँ मैथमेटिकली डिबेट की गई है सारी। एग्जाम्पल 10 है, पी फंक्शन को चेंज कर दिया है और पी फंक्शन जो है वो बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, स्फीयर ऑफ रेडियस 1, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र इज इक्वल टू 1। इसका इमेज क्या होगा? इस स्फीयर का इमेज एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा? उसका शेडो समझ लें। स्फीयर का अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन पे तो वो साफ जाहिर है वो एक सर्कल बन जाएगा, यूनिट सर्कल बन जाएगा। उसके बाद ये आ गया इंजेक्टिव एंड surjective फंक्शंस। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्राइटेरिया तय करना होता है कि अगर हमने कोई फंक्शन प्रूव करना है कि वो इंजेक्टिव फंक्शन है, क्या करते हैं हम? 1 to 1। यस, 1 to 1 के लिए क्या क्राइटेरिया क्या है? 1 to 1 के लिए सेम फॉर प्रीमिस 1 1 फंक्शन का क्या करते हैं उसमें? ऑफ 1 हम क्या करते हैं? x1 इक्वल है x। हम कहते हैं पुट, मेथड 1 क्या है? पुट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 एंड प्रूव x of x1 x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, या फिर इसका x2 कंट्रा पॉजिटिव करते हैं, हम कहते हैं लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड प्रूव fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। fx2। मीनिंग्स बहुत सिंपल हैं कि अगर x1 और x2 डिस्टिंक्ट हैं तो उनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यानी कि ये देखें ना, ये 1 2 है, यहाँ पे फर्ज करो a b c है, तो 1 1 क्या होता है कि अगर ये डोमेन के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो इनके इमेज सेम, यानी सेम नहीं होने चाहिए, रिपीटिशन इमेजेस की भी नहीं होनी चाहिए, ये भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड 1 1। तो if 1 is not equal to 2, then answer of 1 is also not equal to answer of 2. Distinct points have distinct images। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बनता है। और ये भी, इसकी मतलब भी वही है कि अगर इमेजेस इमेजेस तभी सेम होंगे जब पॉइंट सेम हो। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इफ x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन है कि ये तो क्राइटेरिया हो गया 1 1 फंक्शन का। कभी कभी हम वेल डिफाइंडनेस प्रूव करते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। अब एक किस्म का देखें, आपका कैलकुलस भी बीच में रिवाइज हो रहा है ना, तो बताएं वेल डिफाइंड होने को कैसे प्रूव करते हैं आप? वेल डिफाइंड होने को, शाबाश। सर डोमेन में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। यस, कैसे प्रूव करते हैं? देखो, इसी को देख लो, 1 1 में क्या होता है? रेंज में रेपिटेशन ना हो। इसी का उल्ट कर लेते हैं अब हम। इसमें क्या करते हैं जी? इसमें पुट करते हैं कि पुट x1 इज इक्वल टू x2, देन f of x प्रूव x1 fx1 इज इक्वल टू fx2। ये प्रूव कर देते हैं कि अगर, या इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? पुट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, देन प्रूव दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका अब क्या मीनिंग है? देखिए भला, इसका मीनिंग आपकी फंक्शन की डेफिनेशन से मैच करता है कि अगर आपके पास यहां पे
ए बी सी है, यहाँ पे फर्ज करें 1 2 3 है, f(x)(1) इज नॉट इक्वल टू f(x)(2), अगर ए और बी डिफरेंट है तो इनके जो प्री इमेजेस हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। इसके अपोजिट वाला सोच लें, इसके अपोजिट ये है कि ए और बी तो डिफरेंट है लेकिन इनका जो प्री इमेज है वो सेम है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नो सर, नहीं तो नहीं ये होगा, क्राइटेरिया, इसका रिपीट मतलब है कि नहीं ये होनी वैलिड, चाहिए। इसका मतलब है कि ये वैलिड क्राइटेरिया है ना फंक्शन चेक करने के लिए। अगर आपने प्रूव करना है कि डोमेन के अंदर कोई रेपिटेशन नहीं है तो फिर ये क्राइटेरिया है। अगर आपने प्रूव करना है कि रेंज के अंदर कोई रेपिटेशन नहीं है तो ये क्राइटेरिया है। बात समझ आ गई? ये डोमेन के अंदर रेपिटेशन चेक करने का क्राइटेरिया और ये रेंज के अंदर। डोमेन के अंदर रेपिटेशन कब चेक करते हैं? जब उसको वेल डिफाइंड प्रूव करना हो। और रेंज के अंदर रेपिटेशन कब चेक करते हैं? जब उसको 1 1 प्रूव करना हो। तो ये क्राइटेरिया याद रखना है दोनों के लिए। ठीक है जी। ऑन टू का क्या ठीक है क्राइटेरिया है? ऑन टू का, फंक्शन को ऑन टू चेक करना है तो फिर क्या करते हैं? सर, तो फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू जस्ट, रेंज ऑफ, और सर उसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई होता है जैसे देखें अभी बात की थी, मैं अभी बात की थी कि रेंज के, इसका ऑन टू का मतलब क्या है? इक्वल टू बी। ऑन टू का मतलब क्या है कि रेंज, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी कोडोमेन। कोडोमेन। अगर फर्ज करें कि एफ एक फंक्शन है ए से बी, तो बी इज एक्चुअली कोडोमेन, दैट इज द रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल इन, फॉर ऑल बी इन बी, कि बी का अब कोई भी एलिमेंट है तो वो रेंज का एलिमेंट है। रेंज के एलिमेंट का क्या मतलब है? कि फॉर ऑल बी इन बी देयर एग्जिस्ट ए इन, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज सच दैट एफ ऑफ ए मैप्स टू बी, कि बी के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मौजूद है जो उस पर मैप करता है। इसका मतलब यह है कि बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज हो तो इसको ऑन टू कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बी जो है पूरे का पूरा सेट जो है फंक्शन की रेंज में आ जाता है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। क्लियर? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोड डोमेन में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और साबित कर देते हैं कि उसका एक प्री इमेज मौजूद है। अच्छा, ये बात हो गई। यहाँ पे अब आपके लिए मैं एग्जांपल्स छोड़ी जा रहा हूँ, मैं ये अपलोड कर दूंगा। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको। अच्छा, ये आगे कौन सी बुक है? ये मैं आपको नोट्स है, मैं शेयर कर दूंगा। कंप्लीट बुक मैं पता कर सर दूंगा मैथ कहाँ की सिटी है। के नोट्स? नहीं, मैथ सिटी पे नहीं है ये सर ना। मैथ सिटी? नहीं नहीं, वहां पे नहीं, ये मेरे जी पास जी। है, मैं आपको भेज दूंगा। मैं भी वहां पे हूँ, मुझे वैसे पता भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये पड़े थे तो मैं आपको भेज दूंगा। बट आप भेज दीजिएगा। मैं बुक भी चेक कर ठीक है लूंगा सर, भेज क्योंकि दीजिए। मैंने इसको टॉपिक वाइज पीडीएफ रखा हुआ है ना इनका, टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, तो इसलिए मुझे बुक पर नहीं जी आइडिया, मैं चेक कर लूंगा। जी जी। अच्छा, ये देखें, ठीक है ये सर, बस आप भेज दीजिएगा। मैं भेज वही अपलोड कर वाली। दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा। ये देखें जरा आप, ठीक। इस तरह के कैलकुलस में आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। ये अब देखें, एफ एक फंक्शन है बी से सी पे, जी एक फंक्शन है ए से बी पे, देन देयर कंपोजिशन। अब आप कंपोजिशन तो आप डिफाइन कर सकते हैं ना, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है। ठीक है जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको। और आप जानते हैं इन जनरल कंपोजिशन जो है वो मे नॉट इक्वल, एफ ऑफ जी मे नॉट इक्वल जी जी। एफ। ठीक है, अगर एफ और जी इंजेक्टिव फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी इंजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह ऑन टू के लिए भी है, अगर एफ और जी ऑन टू है तो उनकी कंपोजिशन भी ऑन टू है। बाइजेक्टिव के लिए भी है। ठीक है। अच्छा हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे है एग्जाम्पल की फॉर्म में। ये मैं रीड करने लगा एग्जाम एक्सरसाइज की फॉर्म में 14। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये ए है, ये बी है, और फर्ज करें ये सी है। तो फंक्शन एफ जो है वो बी से सी है, फंक्शन जी जो है वो ए से बी है। तो हम एक कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी। तो जी है ना पहले, इसका मतलब है कि ये इसकी इनपुट ए से स्टार्ट हो रही है। जी जो है वो एक्स को ए से बी में ले जाएगा और एफ जो है वो आगे बी से सी में ले जाएगा। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी क्या होगा, ए से सी पे होगा। अच्छा,
शो दैट इफ एफ ऑफ जी, ये जो आंसर आया कंपोजिशन का, ये इंजेक्टिव है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट जी इज वन वन, यानी अगर दो फंक्शंस की कंपोजिशन आपके पास वन वन है, तो इसका मतलब है कि जो जी फंक्शन है जो पहले अप्लाई होता है, ये वन वन है। बट इट डज नॉट इम्प्लाई, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट एफ इज ऑल्सो वन वन फंक्शन, ठीक है। कन्वर्सली हमने क्या कहा था कि अगर एफ वन वन है, जी वन वन है, तो फिर एफ ऑफ जी भी वन वन होगा। लेकिन कन्वर्सली क्या है कि अगर एफ ऑफ जी वन वन है, तो सिर्फ जी फंक्शन वन वन होगा, एफ फंक्शन का वन वन होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे एग्जांपल्स हम बहुत सारी दे सकते हैं इसको साबित करने के लिए। तो इस किस्म के कुछ रिजल्ट्स की कलेक्शन भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसे आप एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अभी ये जो आपने एग्जांपल डिफाइन किया है, अगर ये फंक्शन चेंज हो जाए, मींस कि पहला फंक्शन बन रहा है वो ए टू बी पर और दूसरा फंक्शन बन रहा है बी टू सी पर, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एफ ऑफ जी इंजेक्टिव है तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो भी इंजेक्टिव होगा, राइट? यस, यहां से अब आप समझ सकते हैं इसको। इफ जी ऑफ एफ इज हाँ जी। इंजेक्टिव देन एफ इज इंजेक्टिव, ठीक है। ओके। और जी ठीक मे है और ठीक मे है। नॉट बी, जी पे मे और मे नॉट आ जाएगा, एफ पे आ ओके। जाएगा। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, ठीक है। प्रूव भी किया जा सकता है। ओके। एक जनरल प्रूफ देना होता है, फर्स्ट पार्ट का जनरल प्रूफ देना है, और सेकंड पार्ट में आपने काउंटर एग्जांपल देनी होती है। जब भी कोई रिजल्ट प्रूव करना हो तो जनरल प्रूफ देते हैं, डिसप्रूव करना हो तो काउंटर एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ठीक ये है। आ गया सब्जेक्टिव या ऑनटू का क्राइटेरिया, ये भी आपने बता दिया मुझे, ठीक है। और यहाँ फिर बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होंगी। अच्छा, आगे अगेन आ गया ऑन टू के लिए भी, एफ एंड जी अगर ऑन टू है तो उनकी कंपोजिशन भी ऑन टू होगी, और सेम फॉर बाइजेक्टिव, ठीक है। यहाँ अब आपके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, इनको चेक करना है कि ये वन वन है, ऑन टू है कि नहीं है, यानी कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, वो भी चेक हो जाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो इंजेक्टिव भी हो सरजेक्टिव भी हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जी। आगे आप बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई, इनको चेक करना है आपने कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, वन वन ऑन टू, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पे इमेजेस के क्वेश्चन हैं, प्री इमेजेस के क्वेश्चंस हैं, वन वन ऑन टू के क्वेश्चन हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंपोजिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको ना क्वेश्चंस में मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, चलें। ये आप समझेंगे फंक्शंस के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, कुछ फर्दर चीजें हम फंक्शंस के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आप देखो, आपको सेट थ्योरी में भी फंक्शन प्रिपेयर हो रहा है और कैलकुलस का भी फंक्शन का पार्ट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक। दोनों तरफ आपका फायदा हो जाएगा। अच्छा, इसमें लेकिन कार्डिनैलिटी, ये चले, ये भी आ गया, कल आपने करना ही है कार्डिनैलिटी, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। ये भी अपलोड कर लेते हो तो आप ये भी कर लेना साथ ही। अब आपको पता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का, बल्कि बल्कि इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव तीनों फंक्शंस का जो सेट थ्योरी में हमें फायदा होता है, वो ये है कि हम इनकी मदद से सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे कर यस सकते सर। हैं ये अभी पहले हम डिस्कस कर ले। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जानते होंगे पहले से ये, मुझे सोच के बताना है। एफ एक फंक्शन है ए से बी पे, और एफ इज इंजेक्टिव, एफ इज वन वन। तो मुझे बताएं, क्या आप ए और बी के साइज के बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर इनके दरमियान एक फंक्शन हो जो वन वन फंक्शन हो, फर्स्ट केस, एंड इन सेकेंड केस, यस सर। सो आप सोचें, मैं आपसे पूछता हूं, इन सेकेंड केस हम कहेंगे कि जी एक फंक्शन है ए से बी पे, और जी इज ऑन टू, जी ऑन टू है। तो क्या आप कोई रिजल्ट बता सकते हैं इनके साइज के बारे में? एंड in third case we have h is a function from a to b, and h is bijective, and then what about the size of a and b? अब आप बताएं शाबाश। फर्स्ट सर केस सेम सर मैं होगा। बताऊं? अगर वन वन फंक्शन है, बताएं। सर फर्स्ट केस में वन वन में सेम होगा साइज सर इनका। वन में जो कार्डिनैलिटी होती है वो ए की कार्डिनैलिटी बी से लेस इक्वल होगी। शाबाश, वेल डन। कैसे? अब देखें, ये और देखें, सर जो ऑन शाबाश, ठीक, आप बोलें, टू बताएं। है उसमें जो है ए की कार्डिनैलिटी है वो बी से ग्रेटर देन इक्वल होगी। शाबाश, बिल्कुल सही कहा है। और सर बाइजेक्टिव जो में? सेकंड फंक्शन है
यस, और जो थर्ड है सर, क्योंकि वो बाइजेक्टिव है तो उसमें ए और बी की कार्डिनलिटी सेम होगी। बिल्कुल सही कहा है। अभी आपको पता चल जाएगा ये कितनी सिंपल बात है। ये देखो, ए में अगर है 1 2 और 3, और एफ क्या है, 1 1 है ना। 1 1 का मतलब है कि 1 का आंसर डिफरेंट होगा, 2 का डिफरेंट होगा, और 3 का डिफरेंट होगा, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि अगर एक फंक्शन 1 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 1 होने से हमें ये तो गारंटी है कि जितने एलिमेंट्स ए में है उतने तो बी में लाजमी है, 1 1 की वजह से। लेकिन बी का साइज ए से कम तो नहीं हो सकता ना। ये सर ये सर। देखिए, ये देखिए, मैं एग्जांपल नहीं समझ आ रही तो मैं एग्जांपल दे, देखिए बी में अगर सिर्फ ए और बी है, ना सर समझ आया। अब मुझे बताएं 1 1 सर फंक्शन तो समझ बन ही आ नहीं गई है। सकता आप। नहीं ना बन सकता 1 1 फंक्शन। वन वन नहीं है। तो इसका मतलब वन 1 1 के वन लिए वन वन बी का साइज ए से कम तो हो नहीं सकता। देखो ज्यादा तो हो सकता है, हमें क्या पता, यहाँ पे डी पढ़ा हो, ई पढ़ा हो, 1 1 तो बन गया। तो इसका मतलब है कि एफ अगर 1 1 फंक्शन है तो साइज ऑफ बी कैन नॉट बी लेस देन द साइज ऑफ ए। साइज ऑफ बी इज नॉट लेस देन द साइज ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर ये है, द साइज ऑफ बी इज ग्रेटर इक्वल टू द साइज ऑफ ए। लेस नहीं है तो ये आएगा ग्रेटर इक्वल टू द साइज ऑफ ए। ओके, अंडरस्टैंड? ये सर। अच्छा, इसके रिवर्स सोचें। इसके रिवर्स आप ये सोचें कि ये ए है, ये बी है। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है प्री इमेज के बारे में, ए बी सी। ऑन टू ये कहता है कि इनके प्री इमेजेस तो जरूर होंगे, ठीक है, और उनका प्री इमेज यूनिक हो। और वो यूनिक होगा, ठीक है। क्योंकि दो प्री इमेज तो, सॉरी, नहीं नहीं, जस्ट ये गारंटी कि प्री इमेज जरूर होंगे, उसके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं, यूनिकनेस नहीं। ऑन टू में यूनिकनेस नहीं चाहिए होती। ये देखें, फर्ज करें कि ए का प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। बी का प्री इमेज, अब देखें 1 तो नहीं हो सकता, वो वरना फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखिए, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या बी का प्री हो सकता है? ना सर फिर तो फंक्शन हाँ, इस फिर वो हिसाब से फंक्शन यूनिक, नहीं नहीं हो शाबाश। सकते। प्री में यूनिक वाली बात सही है आपकी, इस हिसाब से। तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ऑन टू कहते हैं कि अगर बी में जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट तो इधर जरूर होंगे, क्योंकि वो उनके प्री इमेजेस बनेंगे। जी सर। बात समझ आ गई? तो इसका ये क्या सर। मतलब है? अब इसका मतलब उससे उल्ट है। इसका मतलब है कि ए में कम से कम इतने एलिमेंट तो हैं जितने बी में है, तब उसके प्री इमेजेस बनेंगे ना। इसका मतलब है कि ए का साइज ये बी से सर। कम नहीं हो सकता, क्योंकि बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज पड़ा है। तो इसका मतलब है कि ए का साइज जो है वो बी के साइज से कम नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? ग्रेटर इक्वल टू बी हो सकता है। और अगर बाइजेक्टिव है तो फिर वो 1 1 भी है, वो ऑन टू भी है। अगर ये दोनों केसेस है तो 1 और 2 कंबाइन करने से क्या आंसर आएगा? साइज ऑफ ए इज इक्वल टू साइज ऑफ बी। ठीक है जी, ये तो ये याद रखना है। 1 1 होने से साइज ऑफ ए इज लेस सर इक्वल जब टू बी साइज के ऑफ बी। हर ऑन टू होने से साइज ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू साइज ऑफ बी। बाइजेक्टिव होने से साइज इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, सर जब जो इनवर्स। इमेज है वो प्री जी बताएं, पूछ लें क्वेश्चन। इमेज जो है वो प्री इमेज यूनिक होगा तो और इक्वल होगा तभी हम उसकी इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। शाबाश, यानी कि बाइजेक्टिव होगा जब। इनवर्स के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है फंक्शन का, ठीक है। अगर एक जी जी। सर फंक्शन ए से मुझे बी तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो उसका जो इनवर्स है वो भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। सर अगर वन वन वेल डिफाइंड ना हो तो क्या वो वन वन फंक्शन नहीं होगा? नहीं, देखें, अगर फंक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं है तो वो समझे फंक्शन ही नहीं है, फिर हम 1 1 तो देखेंगे ही नहीं उसको, ओके ठीक है। अच्छा, अब सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये जो एक्स स्क्वायर, अगर सर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो उसके बारे में कि वो ऑन टू नहीं है, उसकी जो डोमेन है वो जीरो सेट ऑफ ऑल, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और रेंज उसकी जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, तो सर ये ऑन टू कैसे नहीं है? मैं बता देता हूँ। देखो, एक तरीका ये है कि हम कहते हैं कि फंक्शन एफ जो है वो
R से R पे एंड डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका यह है कि आप कहते हैं कि फंक्शन एफ इज फ्रॉम R टू 0 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, एंड फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट केस में आपकी कोडोमेन क्या है? आर। ठीक है, और फंक्शन की रेंज क्या और है? फंक्शन की रेंज क्या है? वो है 0 रेंज टू नॉन प्लस। नेगेटिव नंबर। तो ग्रेटर। अब ये नॉट इक्वल है आर के। ठीक होगी बात, इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं बना। सेकंड केस में देखें कि आपके फंक्शन की जो रेंज है वो है 0 टू प्लस इंफिनिटी, और आपकी कोडोमेन क्या है? वो भी यही है, 0 टू प्लस इंफिनिटी। तो इस केस में ये फंक्शन क्या होगा? तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये आर आर पे, यानी आर पे ये ऑन टू नहीं है, लेकिन 0 इन्फिनिटी पे ये ऑन टू है। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि आप कोडोमेन क्या ले रहे हैं। बात समझ आ गई? सिंपल देखो, सिंपल बात है ना कि ऑन टू हम तब मानेंगे जब कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज हो। यहां पे जो एफ फंक्शन डिफाइन किया गया है इसकी कोडोमेन आर है, फिर तो हम कहेंगे ना कि फिर बताएं -1 का प्री इमेज क्या है। अगर ये ऑन टू है तो बताएं -1 का प्री इमेज क्या है, वो तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं है। लेकिन जब हम इस पे होंगे, जब हमारी कोडोमेन 0 टू प्लस इंफिनिटी होगी, तो फिर हम जो सवाल करेंगे इनवर्स इमेज का वो इसी के अंदर रहते हुए करेंगे ना। फिर तो नेगेटिव वाले नंबर आएंगे ही नहीं, है ही नहीं इसमें, तो उनका हम प्री इमेज क्यों पूछेंगे? ठीक है ना। तो फिर कोड में जब ये है तो इसके तो हर एलिमेंट का प्री इमेज पड़ा होगा। अंडरस्टैंड? यस सर, एक्स थैंक स्क्वायर यू। वाला फंक्शन 0 से प्लस इंफिनिटी कोडोमेन पे ऑन टू है, लेकिन आर पे ये ऑन टू नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपने ये भी तो देखना है ना कि आपकी कोडोमेन क्या है। ठीक है जी। अच्छा, इनवर्स फंक्शन की बात हो गई कि एफ जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, इसी तरह कंपोजिशन की भी डिस्कशन यहाँ पे आ गई, इनवर्स फंक्शन की भी आ गई। अच्छा, आप जानते हैं कि आप जानते ही हैं खैर, लेफ्ट इनवर्स भी होता है, राइट इनवर्स भी होता है ना। तो फंक्शन के लिए भी ऐसे है, लेफ्ट इनवर्स, राइट इनवर्स। इसी तरह लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी और इस किस्म की चीजें आपने अलजबरा के अंदर पढ़ी हुई हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हैं। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एफ फ्रॉम एस टू टी। सर लेफ्ट आइडेंटिटी, सर लेफ्ट और राइट इनवर्स काइंडली एक दफा रिवाइज करवा दें। ठीक है, मैं करवा दूं। ये बल्कि एक ना ये रिजल्ट भी है, यहाँ पे उसने ना एक्सरसाइज भी दी हुई है। इसको अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको एग्जांपल भी समझ आ जाएगी। कम अप विद सेट्स ए एंड बी एंड अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट। कह रहे एग्जांपल दें एक फंक्शन की जो ए से बी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सच दैट देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए फॉर विच एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। पहले तो मुझे बताएं कि ये फंक्शन कहां से कहां होंगे, ताकि हम इनकी करेक्ट बात करें आगे। जी अप्लाई किस पे होता है? बी पे, तो यहां क्या आएगा? बी आएगा। और एफ किस पे अप्लाई होता है? ए पे, तो यहां पे क्या आएगा? ए आएगा, ए टू बी। सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, सॉरी यहां लिख देता हूं, सच दैट कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ द बी, बट g of f is not equal to the identity of a। अब इनवर्स फंक्शन कब होता है? इनवर्स फंक्शन तब होता है व्हेन f of g is equal to g of f is equal to the identity function। ऐसी है ना, कोई भी फंक्शन g f का इनवर्स कब कहलाएगा? व्हेन f of g is equal to g of f is equal to the identity function।
लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं और कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं आसानी से, ए और बी दो छोटे छोटे सेट्स लेके आप बना सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा फंक्शन मिल जाता है हमें कि एफ ऑफ जी तो आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है, लेकिन जी ऑफ एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं दे रहा हमें। ठीक है, इसी तरह इसका रिवर्स भी हो सकता है कि जी ऑफ एफ हमें आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है, लेकिन एफ ऑफ जी हमें आइडेंटिटी फंक्शन नहीं दे रहा। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल इस केस में आप एक डिफाइन कर सकते हैं कि जी जो है वो क्या है, एफ का राइट इनवर्स है, लेफ्ट इनवर्स नहीं है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में जी जो है वो एफ का लेफ्ट इनवर्स है, राइट इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो फंक्शंस की फॉर्म में हम ये भी साबित कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है हमेशा कि लेफ्ट इनवर्स जो है वो राइट इनवर्स के इक्वल। अच्छा, रिलेशन टू बाइजेक्टिविटी, ये दिस इज फेमस रिजल्ट। A function is f from s to t is a function, then f is invertible if and only if f is bijective। कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो वो इन्वर्टिबल यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर इन्वर्टिबल हो तो वो लाजमी बात है कि वो बाइजेक्टिव होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शन आप साबित करें कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप साबित कर दें कि वो बाइजेक्टिव है अगर इजी हो। और अगर कभी आपने फंक्शन को बाइजेक्टिव साबित करना है और आपके लिए इजी ये साबित करना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप ये कर लें। यानी बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए इन्वर्स का सहारा लिया जा सकता है, इन्वर्स प्रूव करने के लिए बाइजेक्टिव का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी कि ये तो चलें ठीक है कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होता है तो ही वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब मुझे आप बताएं कि जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब जो साइन एक्स है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? साइन एक्स, यस सर जी, अगर हम इसके डोमेन को वो करें, इंटरवल शाबाश, को बाउंड यानी करें। शाबाश, ठीक है। यानी इन जनरल ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इन जनरल ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, ऐसे ही है ना? ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी वैल्यूज जी रिपीट होती हैं, इसकी रेपिटेशन आएगी, और आप ग्राफ की मदद से भी आप जानते हैं ना कि इसकी जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, +1 से -1। माइनस ठीक है, माइनस तो वन। हाँ शाबाश, तो इसका मतलब क्या है? एक तो आप इसमें से ये समझ सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 है। कभी भी इसका आंसर 2 नहीं आएगा, कभी भी इसका आंसर -2 नहीं आएगा, तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि -1 से +1 के दरमियान इसकी रेंज है। बाकी जो भी रियल नंबर्स हैं उनकी तो कोई भी यहाँ पे आपके पास कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसकी रेंज -1 से +1 है। तो इसका मतलब है कि हम इसका मसला हल कर सकते हैं अगर हम फंक्शन f फ्रॉम r टू r लेने के बजाय f फ्रॉम r टू -1 + 1, जो ऊपर मैंने अभी आपको समझाया है कि फंक्शन अगर ऑन टू ना हो तो आप उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उसको ऑन टू बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप इनवर्स चाहते हैं, आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, आपको पता है साइन इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो को डोमेन है ना ये वाली, इसको इसकी जगह हम रेंज लिख देंगे, जो इसकी रेंज है, ताकि ये ऑन टू का मसला हल हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको कि अगर हम ये फंक्शन साइन एक्स एफ फ्रॉम r टू -1 टू +1 डिफाइन कर दें तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा कोड में। अब ये ऑन टू हो गया है, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें इसको 1 1 भी चाहिए। अब मसलन देखें, अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक से ज्यादा पॉइंट से पास करती है। एक से ज्यादा पॉइंट्स का क्या मतलब है? एक से ज्यादा पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो 1/2 है इसके प्री इमेजेस दो हैं, ये भी है और ये भी है। तो प्री इमेजेस यूनिक ना हो तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता, इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इसका वो पार्ट ले लेते हैं जिसके अंदर सॉरी, ये मैंने ग्राफ आपको जल्दी में ना कॉस का बना दिया था, कॉस का, क्योंकि कॉस 0 पे, कॉस का भी नहीं है, मैंने एक रैंडम ग्राफ बना दिया। अगर मैं एग्जैक्ट बना देता हूँ साइन का, हाँ सर, ताकि मैं जीरो आपकी से बात स्टार्ट समझा होती है। सकूं, है ना, इस एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में, ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। तो ये तो आपको समझ आ गया, क्योंकि -1 और +1 वाला तो मसला इसमें नहीं है। ठीक है,
और 0 पे 0 होता है। अच्छा, ये एक मसला आपको समझ आ गया। अब मुझे बताएं कि इसको 1 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं फिर। हम इसका कोई ऐसा पीस ले लेते हैं जिस पीस पे इसकी रेपिटेशन ना हो, प्री इमेजेस की रेपिटेशन भी ना हो। यानी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, मिसाल के तौर पे अगर हम ये पीस ले लें यहां से लेके यहां तक का, अगर हम ये पीस ले लेते हैं तो इस पीस में हमें क्या फायदा होगा। इसका आंसर -1 भी आ रहा है, इसका आंसर +1 भी आ रहा है, यानी रेंज पूरी की पूरी कवर हो रही है -1 से +1। और यहाँ पे आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो वो एक पॉइंट से ज्यादा से पास नहीं करेगी। ठीक है ना। यानी हम ले रहे हैं -π/2 से +π/2। अगर हम अब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और -π/2 से +π/2 ले रहे हैं, और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं -1 1, तो अब हम देखें हमने क्या किया। एक फंक्शन था y=sin x, जो कि बाई ना ऑन टू है ना 1 1 है। हम इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, पहले हमने कोडोमेन रेस्ट्रिक्ट की, ये ऑन टू हो गया। फिर हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट की ताकि रेपिटेशन प्री इमेजेस की भी ना आए, तो ये 1 1 हो गया। इस तरह हम फंक्शन को हमने 1 1 ऑन टू बना लिया, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। और अब क्योंकि ये विद फुल डोमेन तो नहीं है ना, जैसे फुल डोमेन के साथ साइन एक्स होता है, इसलिए हमने इसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बाद हमने इसको कहा प्रिंसिपल साइन फंक्शन, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल साइन फंक्शन। साइन फंक्शन में और प्रिंसिपल साइन फंक्शन में क्या फर्क होता है कि साइन फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -π/2 से +π/2 तक, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है। ठीक है। हाँ जी, समझ गए। अब ये बाइजेक्टिव बन गए, यस अब सर। इसका इनवर्स भी अब एग्जिस्ट करता है। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है, इसकी डोमेन और रेंज ये वाली है, ना कि ये, क्योंकि ये वाला फंक्शन नहीं है। ये वो फंक्शन है जिसको हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहते हैं, जिसकी डोमेन और रेंज ये है। ठीक है। इस तरह करके हम, यानी अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं भी है तो उसको फिर हम डोमेन और को डोमेन सेट करके बाइजेक्टिव बना के उसका इनवर्स डिफाइन करते हैं फिर। ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 10 ਚੈਪਟਰ तो भी मैं पढ़न लगदी ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ चलें, ये आप अपने माइक पे तवज्जो दिया करें, माइक म्यूट रखा करें जब बात ना करनी हो है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलें। ये अब देखें जी, कॉर्डिनैलिटी पे आ गया, क्योंकि अब आपने आगे ये तैयार करना है तो अच्छा है कि हम इसकी कुछ डिस्कशन, जिन्होंने क्वेश्चन करना है कर ले। डेफिनेशन 7, ये रिकॉल करें, मैंने बता दिया कि अगर एफ एस से टी पे 1 1 फंक्शन हो तो साइज ऑफ एस इज लेस इक्वल टू द साइज ऑफ टी। ये वो आ गई डेफिनेशन। ठीक है। और ये साइज का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो फिर उसका क्राइटेरिया आगे आ रहा है बनाने के लिए, शो दैट एस इज सबसेट ऑफ टी। अच्छा, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं कार्डिनैलिटी के अंदर। देखिए, एस क्या है, एस है सबसेट ऑफ टी। एस अगर टी का सबसेट है तो जाहिरी बात है कि फिर एब्सोल्यूट फिर कार्डिनैलिटी ऑफ एस, या यूं बोल ले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज आल्सो लेस इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। अगर एस सबसेट है टी का तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज आल्सो लेस इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी। आप अंडरस्टैंड कर लें। सॉरी अगर मैंने आपका इधर से माइक लो नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब पूछे शाबाश। यस सर If आई S is समझ। subset of T, then size of S is less equal to size of T। अच्छा, अगर S प्रॉपर सबसेट है T का और ये दोनों सेट फाइनाइट है, S और T फाइनाइट सेट्स हैं, S प्रॉपर सबसेट है T का, तो फिर ऑर्डर हमेशा उसका S का जो है वो T से लेस होगा। ऐसे ही है ना फाइनाइट केस में। S अगर प्रॉपर सबसेट है T का, इसका मतलब है कि T में एलिमेंट्स ज्यादा हैं, फिर तो साइज ऑफ S इज लेस देन द साइज ऑफ T। ओके। लेकिन इनफाइनाइट केस में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की थी, जैसे कि इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर प्रॉपर सबसेट है नेचुरल नंबर्स के, लेकिन जो साइज है वो दोनों का सेम है। तो इनफाइनाइट केस में ऐसा होता है कि एक सेट का साइज अपने ही प्रॉपर सबसेट के इक्वल आ जाता है।
ठीक है, फाइनाइट केस में ऐसा नहीं है। तो आप देखिएगा कि इनफाइनाइट सेट्स के अंदर ना बहुत डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक ये कि कि कभी भी फाइनाइट सेट अपने ही प्रॉपर सबसेट के साइज के बराबर नहीं होता, या कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट हो लेकिन साइज बराबर हो जाए उसका। लेकिन इनफाइनाइट केस में हम देखेंगे कि ऐसा हो जाता है। ठीक है, और कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन बहरहाल इसको रिवाइज करते हैं हम। एस एंड टी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, एफ इज ऑन टू फंक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया ना, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर एफ जो है वो एस से टी पे ऑन टू फंक्शन हो तो फिर क्या रिलेशन होता है, फिर साइज ऑफ एस इज ग्रेटर इक्वल टू द साइज ऑफ टी। ये भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, अच्छा, और ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है आपको। देखिए, अगर फर्ज करें कि आपने साबित करना है कि ए का जो साइज है वो बी के साइज के बराबर है, तो आपने साबित करना होता है कि एफ इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं कि अगर आपने साबित करना यस है सर। कि सेट्स का साइज सेम है तो आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग है ए से बी पे। तो अब आप जी उसके सर। लिए क्या करते हैं, उसके लिए आप ये करते हैं कि पहले आप साबित करते हैं कि एफ जो है फर्ज करें कि वो ए से बी पे है 1 1, ऐसे ही है ना। जी तो सर। 1 1 से ये प्रूव हो जाता है कि साइज ऑफ ए इज लेस इक्वल टू द साइज ऑफ बी। उसके बाद आप ऑन टू करते हैं तो फिर क्या प्रूव होता है कि साइज ऑफ बी इज लेस इक्वल टू साइज ऑफ ए। तो अगर फर्ज करें कि आप ना कर सकें, आप कोई ऐसा फंक्शन ही ना फाइंड कर सकें कि जो बाइजेक्टिव है, आप सिर्फ ऐसा फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जो ए से बी पे 1 1 है, तो एक चीज प्रूव हो गई। अब ऑन टू प्रूव करने के बजाय आप क्या करते हैं, आप एक और फंक्शन प्रूव कर देते हैं जो बी से ए पे 1 1 है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि फिर ऑर्डर ऑफ बी इज लेस इक्वल टू आर। तो आपने करना तो यही था। जी सर। इसका मतलब है कि आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो आप ये साबित कर दें कि h इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज ऑन टू, या आप ये प्रूव कर दें कि g इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए विच इज 1 1। जी सर। इसका मतलब है कि यूं समझ लें कि अगर ए से बी पर कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये इस चीज की गारंटी है कि बी से ए पर कोई ना कोई 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, तो ये आगे जाके बाइजेक्टिव मैपिंग बाज़ अगर नहीं मिलती हमें तो फिर हम ये करते हैं। आगे ये लिखा हुआ है एस और टी का साइज सेम होगा अगर ओके। नेक्स्ट ये एग्जांपल 12 में बेसिकली 2n क्या है, ये इवन नंबर्स है। 2n सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और n जो है वो नेचुरल नंबर्स है। और इस एग्जांपल में इन्होंने साबित किया है कि इन दोनों का साइज सेम है, क्योंकि एक मैपिंग है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जो कि बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो अगर आप दो सेट्स के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग साबित कर दें तो इसका मतलब होगा कि उनका साइज सेम है। ठीक है, और पीछे और भी एग्जांपल्स शायद गुजरी है या आगे आएंगी जहां पे वो साबित करता है बहुत सारे सेट्स लेके कि उनका साइज सेम है। मैं आगे लिस्ट कर देता हूँ एग्जांपल्स को, वो आप एमसीक्यूज के लिए आपने याद रख लेना। ये देखें, अब यहाँ पे मैं लिस्ट कर देता हूँ, आप कोऑर्डिनेलिटी के चैप्टर में डिटेल से उनको पढ़ लेंगे। हम साबित कर सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इन सब का साइज सेम है। इसी तरह एक कैटेगरी ये हुई। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि 0 1 जो यूनिट इंटरवल है इसका साइज आर के साइज के बराबर है। हम साबित कर सकते हैं कि कोई भी इंटरवल है उनका साइज हमेशा सेम होता है। हम साबित कर सकते हैं कि किसी भी किस्म का इंटरवल है, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, किसी भी तरह का इंटरवल है ना, उनकी कोऑर्डिनेलिटी यानी साइज सेम होता है। देखने में कम लग रहा है, कम ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में उनका साइज सेम होता है। ठीक है, इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल का साइज भी वही है जो सेट ऑफ रैशनल्स का साइज है।
और इनके साइजेस की बुनियाद पे हम सेट्स को, कॉर्डिनलिटी में आप ये पढ़ेंगे कि हम सेट्स को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी तो हो गई फाइनाइट सेट्स की। फाइनाइट सेट जो होता है उसका वो नेचुरल नंबर्स के किसी ना किसी सबसेट के इक्विवेलेंट होता है, यानी वो इस किस्म का होता है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट होते हैं। आप बता सकते हैं टोटल एलिमेंट्स कितने। इनफाइनाइट सेट्स में से सबसे कम साइज जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है, और हर वो सेट जिसका साइज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्वल आ जाए उस सेट को हम कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। कि वो इनफाइनाइट है लेकिन वो काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स। और जिन सेट्स का साइज नेचुरल नंबर से बड़ा है उन सेट्स को हम कहते हैं अनकाउंटेबल सेट्स। तो यूं सेट्स की तीन कैटेगरी बन जाएगी, एक फाइनाइट सेट्स, एक काउंटेबली काउंटेबली इनफाइनाइट, और एक बन जाएगा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। उनको खाली अनकाउंटेबल लिखा जाता है, अनकाउंटेबल। वो अंडरस्टूड है कि ये इनफाइनाइट ही, फाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है, ये कॉर्डिनलिटी के अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे। ये नीचे कुछ थ्योरम्स हैं, ये देखें। ओए होए एक थ्योरम है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, धर्म एक चीज f is a function from a to b, g is a function from b to a, and both are injective functions। यानी f क्या है, a से b पे इंजेक्टिव है, तो ऑर्डर ऑफ ए, कोऑर्डिनलिटी ऑफ a is less equal to coordinality of b। g क्या है, g is also injective but from b to a, so b is less equal to a। तो जाहिर बात है कंबाइनिंग 1 and 2 we get a and b, coordinality of a and b are same। आगे मैंने जो आपको बता दिया इंटरवल्स के बारे में कुछ वही चीजें, और मैंने ये आपको बता दिया काउंटेबली इनफाइनाइट कौन सा होगा, अनकाउंटेबल कौन सा होगा। और यूनियन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल, n क्रॉस n इज काउंटेबल। याद रख लें कि अगर सेट्स काउंटेबल हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होता है, यूनियन भी काउंटेबल होता है। बस एक चीज है जो आपको डिस्कस की थी जो कि काउंटेबल नहीं होती, और ये आगे आ गया क्यों, जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, वो भी उनका साइज भी n के बराबर है, सारे लिख दिए थे, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, ये सब। r का साइज जो है वो n से बड़ा होता है, और पावर सेट का साइज हमेशा सेट से बड़ा होता है। तो इसलिए अगर n का कंपैरिजन किया जाए पावर सेट ऑफ n से, तो इनका n का साइज जो है वो लेस होता है पावर सेट ऑफ n के साइज से। आपने देखा यूनियन लेने से साइज नहीं बढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाजू का साइज नहीं बढ़ा, यानी मे और मे नॉट, लेकिन पावर सेट लेने से हमेशा साइज बढ़ जाता है सेट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्डिनलिटी। कुछ आपकी जो बुक मैंने सेट थ्योरी की भेजी है उसमें और चीजें भी होंगी, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स भी हैं। ये लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स इस क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन किया हुआ है, लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स। ठीक है, और कुछ इसी तरह रिजल्ट्स आपको एक्सरसाइजेज में मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये आज की डिस्कशन थी। आज आपको कुछ मैंने रिवाइज करवा दी चीजें। ठीक है, तो ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, और आई होप सो कि कल अब आपका सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा।